Hello students, welcome to Ivan IQ. In today's video, we are going to learn about force and laws of motion, which is the chapter 2nd of physics of class 9. So let's put the heading force and laws of motion. अब इस चैप्टर में क्या है तो मेनली कहाँ फोर्स काम आता है और रियल लाइफ एग्जांपल्स के बारे में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं. अच्छा चैप्टर, मजा आएगा आपको. ठीक है. अब जैसे फोर्स होता क्या है, फोर्स रियल लाइफ में कहाँ आ रहा है, कहाँ इसके यूज आते हैं, इस चैप्टर को क्यों पढ़ना पड़ रहा है फोर्स को नोटिस करने के लिए. तो आप इस चैप्टर को पढ़ लोगे तो उसके बाद में आप अलग चीजों से ऑब्जर्व करोगे चीजों को. ठीक है. अब जैसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मेरे को ये एक बकेट पड़ी है जमीन पे, ये इसका हैंडल है, इसको उठाना है. तो उसको उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसको मैं पकड़ूंगा ऐसे और उसको पुल करूंगा ऊपर. तो मैंने क्या किया, मैंने पुल किया. यहाँ पे कोई भी चीज को उठाने के लिए मुझे एक पुल करना पड़ा, एक फोर्स लगाना पड़ा ताकि मैं इसको ऊपर उठा सकूं. अब नेक्स्ट केस लेते हैं. जैसे मैंने ऐसे बोला कि ये कोई डोर है, मुझे इस रूम के अंदर जाना है. तो मैं क्या करूंगा, इस डोर को पुश करूंगा ताकि ये डोर खुले, फिर मैं आराम से अंदर जा सकूं. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने पुश किया, पुश भी किया, पुल भी किया, एक फोर्स अप्लाई करा. तो फोर्स क्या है, तो फोर्स क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर अपन पुश कर रहे हैं या उसको पुल कर रहे हैं तो मैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगा रहा हूँ. तो फोर्स इज द पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट. ठीक है. अब उस फोर्स के कुछ रिजल्ट्स होंगे. जैसे यहाँ पे क्या हुआ, पुश जैसे ही किया, गेट पहले रेस्ट में था, जैसे ही मैंने इसको पुश किया तो ये मोशन में आ गया. तो उसका इफेक्ट क्या था, मैं इस ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाने के बाद में मोशन में ले आया हूँ. वैसे ही ये बाल्टी यहाँ पे रेस्ट पे थी, जैसे मैंने इसको पुल किया ये मोशन में आ गई. तो इस ऑब्जेक्ट को मैं मोशन में ले आया हूँ. उसका फर्स्ट इफेक्ट है कि मैं ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता हूँ. तो अपन इफेक्ट्स डिस्कस करते हैं फोर्स के, कि फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं. ठीक है. फोर्स किसी पे लगाएंगे तो क्या क्या इफेक्ट्स होंगे. फर्स्ट, ऑब्जेक्ट को अपन रेस्ट से मोशन में ला सकते हैं. ये तो अभी अपन ने देखा. ठीक है. रेस्ट से मोशन में ला सकते हैं बाय यूजिंग फोर्स. ठीक है. फोर्स से ये हो सकता है. सेकंड, क्या हो रहा था, जैसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ये एक सरफेस थी, ये बॉल है जो यहाँ पे मूव करते हुए आ रही थी. जैसे ये बॉल यहाँ तक आई, मैंने इसको पकड़ लिया और मैंने इसको यहीं पे रोक दिया. अब जैसे मैंने इसको पकड़ा तो मैंने कुछ ना कुछ फोर्स तो अप्लाई करा होगा. तो ये यहाँ पे आने के बाद में क्या हुआ, ये रेस्ट पे आ गई. रेस्ट की स्पेलिंग घूम ही गई पूरी अपने में. तो ये रेस्ट में आ गई और यहाँ पे क्या थी, ये मोशन में थी. तो मोशन से डायरेक्टली रेस्ट पे आ गई. तो मैंने क्या किया, स्टेट चेंज कर लिया. तो सेकंड इफेक्ट हो सकता है, मैं कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जो मोशन में है उसको रेस्ट में ला सकता हूं बाय यूजिंग फोर्स. तो दो इफेक्ट्स देखे. अब थर्ड पे आते हैं. ठीक है. कोल्ड ड्रिंक का कैन होता है ना ऐसे, ये यहाँ कुछ बना हुआ होता है ऐसे यूं. ठीक है. इस कैन को खत्म करने के बाद में ज्यादा से ज्यादा लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, इसको क्रश कर देते हैं. ठीक है. फोर्स लगा के इसको क्रश करते हैं और इसका पूरा शेप चेंज हो जाता है, कि ऐसा हो जाता है, इसकी पूरी दुनिया बदल जाती है, इस टाइप हो जाता है ये. ठीक है. तो मैं फोर्स का यूज करके शेप चेंज कर सकता हूँ. ये सब इफेक्ट्स हैं फोर्स के. तो ये अपन ने इफेक्ट्स देख रहे हैं. तो फर्स्ट इफेक्ट था, कोई भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में ला सकते हैं, बकेट वाला एग्जांपल. सेकंड, जैसे है तो मोशन से रेस्ट में, ये बॉल वाला एग्जांपल, ऑब्जेक्ट मोशन में था, यहाँ पे आके रेस्ट में हो गया. थर्ड, शेप चेंज हो जाता है, कैन वाला एग्जांपल. फोर्थ पे आता है. फोर्थ है, जैसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है. डायरेक्शन कैसे चेंज हो जाती है, जैसे कोई कार है, अपन कार को ऊपर से देख रहे हैं, ये कार स्ट्रेट जा रही थी यहाँ से, यहाँ पे डिवाइडर था, यहाँ से एक ट्रक आया. ठीक है. इस कार को तो स्ट्रेट ही जाना था, पर इस ट्रक ने क्या किया, इस कार को आके हल्का सा टच किया. जैसे ये मैं से बोल रहा हूँ कि पेन सीधा जा रहा है, यहाँ से ये ट्रक आया, पेन कार है. ठीक है. पेन सीधा जा रहा था, ट्रक ने आके हल्का सा टच किया, तो क्या हुआ, ये ऐसे चला गया. ठीक है. और ये कार की डायरेक्शन पूरी चेंज होकर यूं चली गई इस डायरेक्शन में, और ये कार यहाँ पहुंच गई है. तो फोर्स लगाया ट्रक ने हल्का सा और उसकी पूरी डायरेक्शन चेंज हो गई. तो फोर्स की वजह से डायरेक्शन में भी चेंज आ सकता है, चेंज इन डायरेक्शन. ठीक है. फोर्थ ऑब्जर्वेशन ये इफेक्ट है. अब आते हैं फिफ्थ पे.
फिफ्थ होता है अपन कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग फोर्स। जैसे एग्जांपल लेते हैं, स्कूल टाइम में क्या हुआ था, कॉरिडोर होता है, कॉरिडोर में क्या बच्चे से भागते ही रहते हैं, पूरे टाइम उस कॉरिडोर में वो भागते ही रहते हैं। मैं जैसे क्लास से बाहर निकला, एक भागता हुआ बच्चे को मैंने सिर्फ ऐसे हाथ लगाया और वो बहुत स्पीड में हो गया, मतलब गिर ही जाता पर वो बहुत स्पीड में, उसको इमेजिन करो वो स्पीड उसकी चेंज हो गई, पहले से स्पीड में था, जैसे मैं उसको हाथ लगाया वो सीधा आगे चला गया पर गिरा नहीं, बस बच गया वो। तो मैंने उसकी स्पीड चेंज करवा दी। मैंने क्या किया, ऐसे हाथ लगाया, फोर्स लगाया उस पर, तो चेंज इन स्पीड इसका फिफ्थ इफेक्ट है। तो फोर्स अगर लगेगा तो क्या होगा, स्पीड चेंज हो सकती है, उसकी स्पीड चेंज हो गई थी। तो ये 5 इफेक्ट्स होते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर अपन फोर्स लगा रहे होंगे तो। अब फोर्स का अपन ने पूरा पढ़ लिया कि फोर्स के ऊपर क्या क्या होता है। अब इसके ऊपर पढ़ते हैं कि फोर्स एक स्केलर क्वांटिटी है कि फिजिकल क्वांटिटी है। तो अपन हेडिंग पुट करते हैं, डिफाइनिंग फोर्स टू बी स्केलर और वेक्टर। अब अपन को कभी फोर्स को डिफाइन करना है, जैसे मेरे को ऐसे बोलना है कि मुझे इस पेन को उठाना है, तो इस पेन को उठाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ पुश करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ पुल करना पड़ेगा। तो कुछ पर्टिकुलर अमाउंट का ही फोर्स चाहिए, मतलब ये मैग्नीट्यूड पे तो डिपेंड कर रहा है। वैसे अगर मेरे को एग्जांपल बोलते कि इस बोर्ड को उठाना है, तो इस बोर्ड, ये जो बोर्ड होगा ये काफी हैवी होगा। यहाँ पे मुझे किसी ऑब्जेक्ट को उठाना है, जैसे कोई बॉडी है, उस बॉडी को उठाने के लिए मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फोर्स जो है वो मैग्नीट्यूड पे तो डिपेंड कर रहा है। कभी भारी चीज है तो उसको मुझे उठाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और कभी कोई लाइट चीज है तो मुझे कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट है ये मैग्नीट्यूड पे तो डिपेंड कर रहा है। अब फोर्स को उठाना है, मुझे उठाने के लिए फोर्स कहाँ लगाना पड़ेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन से ऊपर की तरफ उठाने के लिए। तो डायरेक्शन भी पर्टिकुलर ही है, मैं ऐसे थोड़ी कि फोर्स लगा रहा हूँ नीचे की तरफ और ऑब्जेक्ट को मुझे ऊपर उठाना है, तो ये डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। तो सेकंड है ये डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। और ऐसी क्वांटिटीज जो डिफाइन होती है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे, उनको अपन बोलते हैं वेक्टर। तो स्केलर की तो बात ही नहीं है, तो स्केलर को अपन हटा देते हैं। ठीक है, तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी, मतलब ये डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। तो फोर्स इज अ स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर कोई पूछता है तो उसका आंसर है फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स हो चुकी है, अब वेक्टर क्वांटिटी अपन इसको डिफाइन कर चुके हैं। अब मेजर करेंगे तो कुछ ना कुछ यूनिट भी होगी। जैसे मैंने ऐसे बोला कि मैंने इसको पुश किया है या पुल किया है, कितने फोर्स से करा है, इसकी यूनिट क्या है। तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, तो फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, क्योंकि पूरा न्यूटन ने ही डिफाइन करा है, तो उसको यूनिट भी न्यूटन ने दी, उसको डिनोट करेंगे एन से, कैपिटल एन से। तो फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, फोर्स को मेजर करने के लिए। ऐसे बहुत सारी होती है, डायन भी होती है, पर अपन अभी याद रख रहे हैं न्यूटन। तो मेनली अपन को मेन पता चल गया है कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, ये डायरेक्शन वाली है कि डायरेक्शन वाली नहीं है, और इससे पहले कि फोर्स के इफेक्ट्स क्या क्या होते थे। अब अपन पढ़ते हैं कि फोर्स के इफेक्ट्स। तो अपन को पता है कि फोर्स के 5 इफेक्ट्स होते हैं। कभी कभार फोर्स एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहे हैं फिर भी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो उसका रीजन क्या है इसका। तो अपन पढ़ते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो हेडिंग पुट करते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। ठीक है, बैलेंस फोर्स क्या होता है पहले वो देखते हैं। जैसे मैंने बोला कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट काफी सॉलिड है, मतलब रिजिड बॉडी है, आयरन ही मान लो कि आयरन का ऑब्जेक्ट है, ये जमीन पे पड़ा है। अब इधर से फोर्स लगाया 20 न्यूटन का, यहां से भी फोर्स लगाया 20 न्यूटन का, ये यहाँ पे फोर्स लगाया इसके ऊपर 200 न्यूटन का, और जमीन ने इसके ऊपर फोर्स लगाया 200 न्यूटन का। अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल फोर्सेस देखते हैं कितने लग रहे हैं। तो टोटल इसके ऊपर 4 फोर्सेस लग रहे हैं, यहां से इसको दबा रहे हैं, यहां से इसको दबा रहे हैं, यहां से इसको खींच रहे हैं, यहां से भी इसको खींच रहे हैं। तो 200 न्यूटन नीचे खींचेंगे, 200 न्यूटन ऊपर खींचेंगे, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि नेट इफेक्ट जो है इक्वल फोर्सेस है। तो अगर मैं इसको यहाँ से, इस पेन को यहाँ से 8 न्यूटन से खींचता हूँ, यहाँ से भी 8 न्यूटन से, तो ये पेन कहीं भी नहीं जाएगा, यहीं रहेगा। तो ये नेट इफेक्ट कितना हो गया, 0। वैसे ही 200 न्यूटन यहाँ से दबा रहे थे, 200 न्यूटन यहाँ से दबा रहे थे, तो ये ऑब्जेक्ट कहीं मूव करेगा क्या, तो ये कहीं पे मूव नहीं करेगा, क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड वाले फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो अगर एक ऑब्जेक्ट पे
मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं लेकिन नेट इफेक्ट जीरो है तो उसको अपन बोलेंगे बैलेंस फोर्स। तो ये किसका एग्जांपल है? बैलेंस फोर्स का, क्योंकि नेट फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर पूरा जीरो है तो इसकी वजह से ये बैलेंस कंडीशन में ये एक बैलेंस फोर्स पे है। अब अपन सेकंड पे आते हैं, अनबैलेंस फोर्स पे। ठीक है, अनबैलेंस फोर्स। ये ऑब्जेक्ट है, वही ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे अपन ने लगाया 20 न्यूटन का फोर्स और यहाँ पे लगाया 18 न्यूटन का फोर्स। तो अब क्या बोल रहा है, मतलब ये पेन ऐसे, इस पेन को यहाँ से दबा रहा है 20 न्यूटन से और यहाँ से दबा रहा है 18 से, मतलब इस डायरेक्शन से 18 से और इस डायरेक्शन से 20 से। तो ये पेन कहाँ मूव करेगा? तो 20 वाला 18 को तो पीछे कर ही देगा और ये पेन यहाँ मूव करने लग रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट में कहाँ पे मोशन होगा? तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ मूव करेगा क्योंकि यहाँ से 20 न्यूटन का फोर्स आ रहा था और ये ऑब्जेक्ट राइटवर्ड्स मूव करने लगेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स जीरो नहीं है, एफ नेट लिखते हैं, इफ एफ नेट is not equals to zero, then in that condition the object is in unbalanced forces. ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स जीरो है तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट बैलेंस फोर्स में है। यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स है, इसका एग्जांपल ये था। जनरली अपन कभी फोर्स के बारे में बात कर रहे होंगे तो अपन अनबैलेंस के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो अपन जो भी केसेस ले रहे हैं उसमें अनबैलेंस फोर्सेस हो रहे होंगे। ठीक है, तो अपन जो भी केसेस लेंगे सब में अनबैलेंस फोर्स ही होगा। और ये जो भी स्टडी होती है जिसमें अपन क्या पढ़ रहे हैं कि फोर्स की वजह से कितना स्पीड में चेंज हुआ, फोर्स की वजह से कैसे मोशन कॉज हुआ, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डायनामिक्स। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन डायनामिक्स पढ़ रहे हैं। जैसे मोशन वाला चैप्टर था उसमें अपन पढ़ रहे थे कि स्पीड कितनी हो जाएगी, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, पोजीशन क्या होगी, और ये उसको बोलते थे काइनामेटिक्स। और ये जो है इसमें कि स्पीड चेंज क्यों हो रही है, रीजन क्या है, कॉज क्या है, उसको अपन बोलते हैं डायनामिक्स। तो मोशन से रिलेटेड जो टर्म्स होती है जो टर्म्स में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके पीछे जो कॉजेज होते हैं उसको जो स्टडी बोलते हैं वो बोलते हैं डायनामिक्स। तो अपन पढ़ रहे हैं डायनामिक्स और अपन ने अनबैलेंस और बैलेंस फोर्सेस के बारे में देख लिया है। अब न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक थोड़ा सा पार्ट है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है वो न्यूटन ने निकाले पर बहुत सारे साइंटिस्ट ने वो पहले ही निकाल दिए थे, न्यूटन ने उन सबको कंपाइल करा। तो एक साइंटिस्ट है गैलीलियो, उसने एक्सपेरिमेंट करा था और वो काफी सही था और उसी से न्यूटन ने बताया कि हाँ ये सही है एकदम, और फर्स्ट लॉ न्यूटन का वहीं से आया। तो अपन फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन के पढ़ने से पहले गैलीलियो वाला पढ़ते हैं, गैलीलियो ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो हेडिंग पुट करते हैं गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो गैलीलियो ने क्या किया, उसने एक एंगल पे वुड को ऐसे रखा, ये वुड है, यहाँ पे एक बॉल रखी और एक और एंगल पे एक और वुड को रखा। उसने इस बॉल को ड्रॉप करा। कंडीशन क्या थी, ये जो पूरा फ्रेम था ये फ्रिक्शन लेस था। फ्रिक्शन लेस कैसे बनाया उसने, तो उसने पूरा ऑयल फिल कर दिया। ऑयल फिल होगा तो स्लिपरी होगा, स्लिपरी होगा तो फ्रिक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे सरफेस पे ऑयल था ताकि और जो ये पूरा फ्रेम हो ये फ्रिक्शन लेस हो। तो ये अपन ने कंडीशन रखी कि इसमें कहीं पे फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन कहीं पे भी नहीं है। अब जैसे इसको ड्रॉप किया उसने क्या देखा, ये बॉल रोल होते हुए कहीं यहाँ आई और ये बॉल यहाँ तक पहुंची इसी पे। ये एंगल जो थे बिल्कुल सेम थे, जितने एंगल पे ये इंक्लाइन थी उतने ही एंगल पे ये भी इंक्लाइन थी। और उसने नोटिस करा कि ये जो हाइट है, पर्टिकुलर हाइट है यहाँ से लेके यहाँ पे भी ये सेम हाइट तक आई है। ठीक है, इसने ऐसे किया। अब नेक्स्ट केस में उसने क्या करा, इस लेज का एंगल थोड़ा चेंज कर लिया। जैसे उसने एंगल चेंज करके ऐसा कर लिया, मतलब एंगल कम कर लिया। तो उसने क्या नोटिस करा, लेज को थोड़ा आगे बढ़ाया, अब वापस से बॉल को फेंका, ठीक है, वापस उसने बॉल को ड्रॉप करा। उसने क्या नोटिस किया, बॉल आई वापस से रोल होते हुए गई। अब ये पहले जिस टाइम मतलब पहले यहां तक गई थी तो ये उससे आगे गई और ये बॉल यहां तक पहुंची। मतलब फर्स्ट केस में वो इतना आगे तक नहीं गई थी, अब ये यहां तक पहुंची है। तो उसका रीजन क्या था,
फोर्स अभी भी उसने सिर्फ ड्रॉप ही करा है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं था, कोई भी कंडीशन चेंज नहीं हुई, पर इस केस में वो बॉल थोड़ा आगे तक गई। उसका रीजन क्या था, वो जो बॉल थी वो सेम हाइट अटेन करना चाहती थी, मतलब जितने हाइट से इसको फेंका था ये उसी हाइट तक आना चाहती थी, तो उसी हाइट तक आने के लिए उसको थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, तो उसकी वजह से वो थोड़ा और आगे तक ट्रेवल करी। अब थर्ड केस में उसने क्या किया, थर्ड केस अपन थोड़ा नया बनाते हैं, जैसे ये एंगल था और वो जो लेस थी उसने उसको पूरा जमीन पे ही रख दिया। अब जमीन पे रखेंगे तो क्या हुआ, बॉल को अपनी सेम हाइट चाहिए, तो मतलब ये यहाँ से ड्रॉप हो रही है तो ये चाहती है कि मैं वापस उसी हाइट पे आऊँ, पर ये तो लय जब बची नहीं है, तो अब इसको सेम हाइट करने के लिए आगे जाते जाते ट्रेवल करता पड़ना होगा, ताकि वो वापस से एक ना एक पॉइंट पे वो ऐसा एंगल पे ऊपर चढ़ जाए और अपनी सेम हाइट पे आ जाए। तो उसको सेम हाइट चाहिए थी, तो उसने जैसे ही ड्रॉप किया उसने क्या नोटिस किया, वो बॉल आगे जाती ही गई, रुकी ही नहीं कहीं पे। मतलब उसने जैसे ही ड्रॉप किया, इसने काफी बड़ा फ्रेम बनाया था और वो बॉल के ऊपर कोई भी फोर्सेस या ऐसे बोलते हैं ना कि कहाँ से एनर्जी आ रही है, अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि मैंने कोई बॉल को रोल करवाया, थोड़े टाइम के बाद में बॉल रुक जाती है, और यहाँ पे उसने क्या देखा कि वो जो बॉल थी उसने रोल करवाया वो रुकी ही नहीं, वो आगे जाती ही रही, क्योंकि उसको सेम हाइट अटेन करनी थी। तो ये एक्सपेरिमेंट करा था गैलीलियो ने, गैलीलियो था, ठीक है। उसने फ्रिक्शनलेस फ्रेम लिया था पूरा और उसने ये सब नोटिस किया, और यही चीज न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में भी बोली। उसने क्या बोलना चाह रहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो कभी भी रेस्ट पे नहीं आएगा, वो मोशन में ही रहेगा। और कब तक वो मतलब मोशन में रहेगा, जब तक कोई एडिशनल फोर्स उस पर एक्ट नहीं करा। जैसे मैंने ऐसे बोला कि मैंने बॉल को रोल करवाया, मैंने यहाँ पे हाथ रख दिया, तो ये तो रेस्ट पे आ गई। जैसे ही रेस्ट पे अगर ये आ गई तो इसका मतलब तो इसका मोशन मोशन नहीं रहा। तो यही कहना चाह रहा था कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो तब तक तो ऑब्जेक्ट मोशन में ही रहेगा। और उसने सेकंड स्टेटमेंट बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा। जैसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा है तो 5 दिन के बाद भी ये यहीं पड़ा रहेगा, तब तक पड़ा रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो। तो जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स लगेगा वैसे ही इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो ये वो कहना चाह रहे थे पूरा, ठीक है। तो न्यूटन की स्टेटमेंट और गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सेम था। गैलीलियो ने पहले एक्सपेरिमेंट करके बता दिया था और वहीं से न्यूटन ने बताया कि हाँ ये बिल्कुल सही है, यही मेरा फर्स्ट लॉ होगा, ठीक है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ है क्या। ठीक है, इसको एक बार स्टेटमेंट वाइज लिख देते हैं। ठीक है, तो ये उसका मेन था कि लैंग्वेज वाइज वो क्या कहना चाह रहा था। तो वो क्या कहना चाह रहा है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन देन इट विल रिमेन इन मोशन, एंड इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन इट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स मतलब एक ऑब्जेक्ट तब तक मोशन में रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, और एक ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट पे रहेगा जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने बोला जनरल लाइफ एग्जाम्पल कि एक बॉल को रोल करवाया और अपन देखते हैं कि थोड़े टाइम बाद वो बॉल जो होती है वो रेस्ट पे आ जाती है। पर न्यूटन ने क्या बोला था कि अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहिए, और अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहना चाहिए। पर मोशन में था,
कोई दूसरा हाथ इस पे किसी ने लगाया नहीं, कोई दूसरा उस पे फोर्स भी नहीं लगाया, तो ये मोशन में क्यों नहीं रहा, ये रेस्ट पे क्यों आ गया? उसका रीजन है कि जो अपन का फ्लोर होता है वो कंटिन्यूअसली फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा होता है, और फ्रिक्शन की वजह से ये कहीं ना कहीं रुक जाती है। और जो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो भी इसको रोकना चाहते हैं। फ्रिक्शन तो हर जगह होगा, तो एयर और फ्लोर के फ्रिक्शन की वजह से वो कहीं ना कहीं तभी वो रेस्ट पे आ गई है। तो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करता है फ्रिक्शन की वजह से। अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैंने एक बॉल को रोल करवाया और फ्रिक्शनलेस फ्लोर थी, तो बॉल रुकेगी क्या? तो वो बॉल नहीं रुकेगी, फिर वो आगे जाती जाएगी। तो ये वो कहना चाह रहा था कि अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। तो ये था एक्सटर्नल फोर्स जो फ्रिक्शन था। तो अपन की तभी डेली लाइफ में अपन ऑब्जर्व नहीं कर पाते न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब मेनली अपन ने न्यूटन का फर्स्ट लॉ देख लिया कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता था, क्या मतलब उसमें थे कि फोर्स नहीं लगेगा तो क्या क्या होगा। अब न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने काफी इंफॉर्मेशन एडिशनल भी थी, जैसे उसने इनर्शिया के बारे में बताया कि इनर्शिया क्या होता है। अब इनर्शिया के थोड़े बहुत एग्जाम्पल देखते हैं कि इनर्शिया होता क्या है। ठीक है, अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं एक बस का। जैसे ये एक बस है, बस एकदम ट्रांसपेरेंट, अपन को सब कुछ दिख रहा है अंदर क्या क्या है। यहाँ पे क्या है कि एक पैसेंजर है, ये बस के व्हील्स है, और ये अभी बस इनिशियली रेस्ट पे है, ये पैसेंजर ऐसे खड़ा है आराम से। अब क्या हुआ, बस स्टार्ट हुई, मोशन में आई, तो ये बस स्टार्ट हो गई, यहाँ जा रही है। जैसे ये आगे जाएगी तो क्या हुआ, पैसेंजर को एक जर्क लगा और वो पीछे की तरफ स्लिप हुआ, और उसने ऊपर से रॉड होती है ना ऐसे, उसको पकड़ लिया, ये इसने ऐसे पकड़ लिया। ठीक है, वो पीछे की तरफ गया। अपन जनरल लाइफ में भी देखते हैं, स्कूल बस में ऐसा होता है कि अपन जब खड़े होते हैं, जब बस रेस्ट पे होती है तब तक अपन आराम से खड़े हैं, और जैसे ही बस स्टार्ट होती है तो अपन को एक जर्क आता है पीछे की तरफ। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा हो रहा है इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया क्या है मतलब, तो अपन स्टार्टिंग में कैसी कंडीशन पे थे, रेस्ट पे, और जैसे ही बस स्टार्ट हुई तो अपन मोशन में आने वाले हैं। तो अपन की जो इंटरनल मतलब फोर्सेस होते हैं वो इस चीज को रेजिस्ट करते हैं, इसका ओपोज करते हैं कि हमको रेस्ट पे ही रहना है। तो रेस्ट पे रहने की वजह से उसका ओपोज करते हैं, और उसकी वजह से अपन को जर्क आता है। तो इनर्शिया जो होता है वो होता है टेंडेंसी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। तो यही चीज इनर्शिया है, मतलब अपन ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे था तब तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर जैसे ही मोशन में आया तो उसने ऐसे कैसे कर लिया, रेस्ट से मोशन में कैसे आ गया। तो इस चीज को जो रेजिस्ट करता है उस चीज को अपन बोलेंगे इनर्शिया। इनर्शिया हर जगह होगा, अगर मैं मोशन से रेस्ट पे आऊंगा तभी भी इनर्शिया एक्ट करेगा। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये एक कार है, कार पूरी ट्रांसपेरेंट, अपन को सब कुछ दिख रहा है अंदर क्या क्या हो रहा है। ये सीट है, ठीक है, यहाँ पे एक ड्राइवर बैठा है, वो अपने हाथ से व्हील पे ही बैठा है, ऐसे करके वो बैठा है। ठीक है, कार बहुत मोशन में थी, अच्छी खासी स्पीड में थी, मान लेते हैं कि इसकी स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अच्छी खासी स्पीड थी और ये सब हो रहा है। अब अचानक से सामने स्पीड ब्रेकर आ गया, तो ये इसके व्हील्स है, ये यूं चल रही है, और ये स्पीड ब्रेकर आ गया। अब ये 80 की स्पीड में उसको ब्रेक लगाने ही पड़ेंगे। अभी तक ये ड्राइवर आराम से बैठा था, सब कुछ सब सही सही चल रहा है, पर जैसे ही ब्रेक लगाए तो क्या हुआ, ड्राइवर जो था वो थोड़ा सा आगे की तरफ आया। ठीक है, ब्रेक लगाने का अपन से आगे की तरफ आता है, तो ये क्यों हुआ, मतलब वो अगर आराम से बैठा है तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है कि उसको आगे की तरफ धकेल रहा है, ऐसा कौन है जिसको आगे की तरफ पुश कर रहा है। तो ये जो है ये भी इनर्शिया ही होता है। ठीक है, जैसा अपन ने पढ़ा था कि इनर्शिया क्या होता है, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कोई भी मोशन की स्टेट में चेंज होगा तो उसको रेजिस्ट करेगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मोशन में ऑब्जेक्ट है, अभी रेस्ट में आना चाह रहा है क्योंकि रुकना चाह रहा है, और उसका ओपोज कौन कर रहा है, उसको ओपोज कर रहा है इनर्शिया। तो यही होता है इनर्शिया। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या था, ये ऑब्जेक्ट मोशन में था, और स्पीड ब्रेकर को देखने के बाद में ये थोड़ा रेस्ट पे आना चाहता है, थोड़ा कम हो जाना चाहता है ताकि यहाँ से आराम से निकल सके। तो ऑब्जेक्ट मोशन से रेस्ट में आ रहा था, स्टेट चेंज हो रही थी, तो यहाँ पे इनर्शिया एक्ट करेगा। तो इनर्शिया जो होता है वो इस तरीके से एक्ट करता है पूरा कि कैसे हो गया, स्टेट में चेंज क्यों हुआ। तो ये था इनर्शिया। अब इनर्शिया जो होता है वो अलग अलग क्वांटिटीज पे डिपेंड करेगा। जैसे इनर्शिया मास पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट क्या होता है, जितना भारी ऑब्जेक्ट है उसका उतना ज्यादा इनर्शिया है।
जैसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि एक हनी बी उड़ते हुए मेरी तरफ आ रही है, मतलब 20 की स्पीड में, और एक एलिफेंट मेरी तरफ भागते हुए आ रहा है 20 की स्पीड में, तो मुझे ज्यादा इजी रोकना किसको होगा? तो हनी बी को तो मैं ऐसे रोक लूंगा, 20 की स्पीड से आया फिर रुक गया, लेकिन एलिफेंट जो आएगा वो 20 की स्पीड से आएगा और पूरा स्टूडियो उखड़ जाएगा। ठीक है, तो अब वो जो मोशन है उसको मन को मोशन से रेस्ट में लाने के लिए एलिफेंट को उसका काफी ज्यादा मास था, तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। वैसे ही हनी बी का मास बहुत कम था तो उसका इनर्शिया भी कम था। तो अगर मेरे को कोई भारी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाना है तो मुझे काफी ज्यादा अपना एफर्ट लाना पड़ेगा, लेकिन अगर मेरे को कोई लाइट ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना है तो मैं काफी कम एफर्ट से उसको मोशन में ले आऊंगा, मैं उसकी स्टेट चेंज कर लूंगा, और स्टेट जब जब चेंज होगी तब तब इनर्शिया एक्ट करता है। तो हैवी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज्यादा होगा और लाइट ऑब्जेक्ट का इनर्शिया कम होगा। तो ये होता है ये इनर्शिया की डेफिनेशन अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, इनर्शिया की डेफिनेशन अपन और ऐड कर सकते हैं कि टेंडेंसी टू रेजिस्ट एनी चेंज था। अब इसमें क्या कर रहे हैं अपन, और ऐड कर रहे हैं कि इट इज द मेजर ऑफ मास। यहाँ पे नहीं लिख के थोड़ा साइड में लिखते हैं, क्लियर लगेगा। ठीक है, जितना ज्यादा मास होगा ना उतना ज्यादा इनर्शिया होगा, और जितना ज्यादा चेंज हो रहा होगा उतना भी ज्यादा इनर्शिया होगा। अब हमको मेन पता चल गया है कि इनर्शिया क्या क्या था। जैसे रेजिस्टेंस होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंज होगा, जैसे रेस्ट से मोशन में आया तो भी चेंज हो रहा है, और मोशन से रेस्ट में जा रहा होगा तो भी चेंज होगा, उसको अपन मेनली बोलेंगे इनर्शिया। और जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट का मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया, और जितना कम मास होगा उतना कम इनर्शिया। अब इनर्शिया के टाइप्स देखते हैं, इनर्शिया के टाइप्स क्या क्या होंगे। अपन ने दो एग्जांपल तो देखे थे, जैसे ये ऑब्जेक्ट जो था वो रेस्ट पे था इनिशियली, जैसे ही ट्रक मूव कर रहा था तो मोशन में आया, उसकी वजह से कोई चेंज हुआ, और ये अपन ने देखा था इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और एक और एग्जांपल भी देखा, ये वाला, इसमें क्या था, कार ऑब्जेक्ट मोशन में था और जैसे ही उसने स्पीड ब्रेकर देखा था तो वो रेस्ट पे आना चाह रहा था। अगर मोशन से रेस्ट में जाएगा तो इनर्शिया चेंज करेगा और उसकी वजह से कुछ ओपोजिशन हुआ, और यही था इनर्शिया। अब इनको क्लासिफाई कर देंगे कि मोशन से रेस्ट में आ रहा होगा तो उसको अलग इनर्शिया बोलेंगे, डायरेक्शन चेंज हो रही होगी तो उसको अलग इनर्शिया बोलेंगे। तो इनर्शिया को क्लासिफाई कर देते हैं स्टेट्स के हिसाब से, कि स्टेट्स के हिसाब से क्या क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इनर्शिया फर्स्ट आ जाएगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड आ जाएगा इनर्शिया ऑफ मोशन, और थर्ड आ जाएगा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, रेस्ट का एग्जांपल लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्टेट रेस्ट है और वो मोशन में जा रहा है तो हम उसका एग्जांपल बोलेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जैसे पैसेंजर वाला एग्जांपल था कि कार में पैसेंजर अगर बैठा है तो वो क्या हो रहा होगा, जो इसकी स्टार्टिंग स्टेट है वो है रेस्ट, इनिशियली वो रेस्ट पे था, जैसे ही कार मूव करेगी तो मोशन में आएगा तो उसको एक बैकवर्ड जर्क लगेगा। तो वो जो एग्जांपल है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का है, इनिशियल स्टेट रेस्ट की थी। अब आते हैं मोशन पे। मोशन इनिशियल स्टेट क्या होगी, मोशन, तो कार मूव कर रही है। ठीक है, ये पैसेंजर ऐसे बैठा है आराम से। अब ये कार जो है मोशन में है और ये रेस्ट पे आ रही है, तो स्टेट जो हो रही है मोशन से रेस्ट में आ रही है, तो ऑब्जेक्ट टेंड करेगा कि रेजिस्ट करे इस चेंज को। तो जैसे ये रेस्ट में आएगा तो उसकी वजह से कोई जर्क आएगा, क्योंकि इनर्शिया चाहता है कि कोई भी चेंज ना हो। जर्क आएगा कहाँ पे आएगा, तो इसको स्ट्रेट में एक जर्क आएगा, ये आगे की तरफ मूव करेगा जैसे ही कार रेस्ट में आएगी। तो ये जो होता है ये इनर्शिया ऑफ मोशन है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का अपन ने देख लिया कि क्या क्या एग्जांपल था, इनर्शिया ऑफ मोशन का भी देख लिया। एक बच गया इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होगा? ठीक है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एक अच्छे से एग्जांपल देख रहे हैं। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का, ये स्ट्रेट रोड है और ये थोड़ा सा कर्व पाथ है इस तरीके से। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे एक पैसेंजर बैठा है। ये क्या चाहता है कि ये स्ट्रेट ट्रेवल करता रहे, इसकी इनर्शिया, इसकी टेंडेंसी यही सब कह रही है कि स्ट्रेट ट्रेवल करो। पर अपन को पता है कि इनर्शिया रेजिस्ट करेगी, और रेजिस्ट करेगी तो वो हर जगह रेजिस्ट करेगी। वो चाहती कि ये ना तो रेस्ट से मोशन में आए, वो चाहती ना तो मोशन से रेस्ट पे आए, और ना ही डायरेक्शन चेंज करे। पर यहाँ पे क्या होने वाला है, इसका डायरेक्शन चेंज होने वाला है। और इनर्शिया चाहती है कि ये स्ट्रेट ही ट्रेवल करता रहे, क्योंकि इनर्शिया यही है कि टेंडेंसी जो है रेजिस्ट करने की, कोई भी स्टेट में चेंज हो रहा हो तो जैसे ही कार मूव करेगी तो ये ऑब्जेक्ट तो स्ट्रेट मूव करना चाहता है, तो स्ट्रेट मूव करने की वजह से
इस कार में जो ऑब्जेक्ट बैठा है उसको ऐसा लगेगा कि एक यहाँ से फोर्स लग रहा है, बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। तो इस वजह से अपन कभी भी टर्न लेते हैं तो अपन थोड़ा राइट की तरफ इंक्लाइन होते हैं, और यही रीजन होता है इनर्शिया का। तो इनर्शिया अलग अलग हो सकते हैं, जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट था, इनर्शिया ऑफ मोशन, और ये लास्ट है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब बुक में कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि किस पे ये किसका एग्जांपल है, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है या इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल है, ऐसे। तो अपन बुक के कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे ट्री है ऐसे। अब ट्री में क्या होता है, कुछ लीव्स जो होती है थोड़े टाइम के बाद में ड्राई हो जाती है, ड्राई जैसे बिल्कुल उसमें से मॉइस्चर वाइस सब खत्म हो गया। तो मॉइस्चर खत्म हो गया, अब मैंने इस ट्री को जाके हिलाया, ठीक है। इनिशियली जो कंडीशन थी लीव्स की वो क्या थी, रेस्ट। और अब कैसी कंडीशन हो गई है, जैसे मैं इसको ट्री को हिलाया तो ये मोशन में आना चाह रहे हैं। अगर कोई भी स्टेट चेंज होती है रेस्ट से मोशन या मोशन से रेस्ट में, तो इनर्शिया आ जाएगा। इनर्शिया आएगा, इनर्शिया क्या करेगा, उसको ओपोज करेगा। ओपोज करने के लिए कुछ ना कुछ तो वो जर्क या कुछ ना कुछ तो लाएगा, और ओपोज की वजह से क्या होता है, वो चाहते हैं कि हम रेस्ट पे ही रहें। रेस्ट पे ही रहेंगे तो क्या होगा, सारी लीव्स जो होगी वो नीचे गिर जाएगी। तो इस वजह से लीव्स फॉल हो जाती है अगर अपन कोई भी ट्री को हिलाते हैं जाके, क्योंकि इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया चाहता है कि वो रेस्ट पे ही रहे, और इनर्शिया की वजह से मोशन में आए तो उसकी वजह से वो फॉल हो रहे हैं। तो ये सब होता है इनर्शिया के एग्जांपल्स। तो ट्री के लिए फॉल क्यों होती है, कौन सी इनर्शिया का एग्जांपल है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है, क्योंकि इनिशियल कंडीशन क्या थी, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, ठीक है। अब अपन वही एग्जांपल एक बार वापस देखते हैं पैसेंजर वाला, कि पैसेंजर वाला पीछे की तरफ ही क्यों जा रहा था, आगे की तरफ क्यों नहीं गया, ऐसा क्यों हुआ, मतलब अपन को डायरेक्शन पता होना चाहिए ना। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ जर्क क्यों नहीं आया, पीछे की तरफ क्यों आ रहा है। इनर्शिया ऑफ मोशन में आगे की तरफ जर्क आया, पीछे की तरफ क्यों नहीं आया, तो वो देखते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं फिर से। ये रहा ट्रक, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ऐसा है, ये अभी इनिशियल कंडीशन है इसकी रेस्ट, रेस्ट है। अब क्या हो रहा है, ये अपने यहाँ पे अपने खड़ा है, फ्लोर पे खड़ा है, इसके पाँव टच है फ्लोर से, लेकिन थोड़े टाइम के बाद में क्या हुआ, ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी अपनी, ड्राइवर ने बस स्टार्ट कर दी, और ये बस मोशन में आ गई। ये इसकी स्टेट तो रेस्ट ही थी, मोशन में जा रहा हो तो इसका ओपोज करेगा। तो इसके पाँव जो है वो तो क्या आ गए, मोशन में आए सबसे पहले, तो इसके पाँव आगे चले गए, लेकिन इसकी अपर बॉडी क्या कह रही है कि रेस्ट पे ही रहना है, रेस्ट पे ही रहना है, ठीक है। तो इसकी अपर बॉडी इसको डायरेक्शन दे रही है कि रेस्ट पे ही है अपन, और उसके पाँव को पता चल गया कि भाई बस चल गई है, मोशन में आ चुके हैं। तो दोनों अलग अलग हो रहे हैं, और इसकी वजह से पाँव तो आगे चले गए, अपर बॉडी रेस्ट में ही है। तो पाँव अगर आगे चले जाएंगे, अपर बॉडी रेस्ट में है, तो अपन को पीछे की तरफ जर्क आएगा, तभी अपर बॉडी पीछे ही रह जाती है, तो अपन को बैकवर्ड जर्क आता है। तो मेनली रीजन होता है इनर्शिया का। इनर्शिया कहता है कि रेस्ट में था तो रेस्ट में रहो, मोशन में तो मोशन में ही रहो। उसको पता ही नहीं कि ऑब्जेक्ट मोशन में आ चुका है, तो वो अपने दिमाग में लेके चल रहा है कि रेस्ट में ही हूँ, तो तभी अपर बॉडी हिली ही नहीं। तो ये था इनर्शिया ऑफ रेस्ट में बैकवर्ड जर्क क्यों आता है। अब इनर्शिया ऑफ मोशन में फॉरवर्ड जर्क क्यों आता है वो भी देखते हैं। टाइम की कमी नहीं है ना स्लाइडों की, ठीक है। ये पैसेंजर बैठा है, ये मोशन में है। अब कार मोशन में है, तो ये यहां से जब बैठा है तो पूरा कांटेक्ट में अपने सीट से, तो इसको पता है कि वो मोशन में है। जब कार मोशन में थी तब तक ये मोशन में था, अपर बॉडी को भी लग रहा है कि वो मोशन में ही है। जैसे ही वो रेस्ट में आया तो क्या हुआ, अपर बॉडी को तो लग रहा है कि मोशन में ही है, लेकिन ये वाली बॉडी तो रेस्ट में आ गई ना, क्योंकि ब्रेक लग गए। तो ये वाली बॉडी तो रेस्ट पे आ चुकी है, लेकिन अपर बॉडी कह रही है कि हम तो मोशन में ही है। तो दोनों बॉडी अलग अलग डिसाइड कर रही है। ये जो पार्ट टच था कार से, वो तो कह रहा है कि नहीं भाई रेस्ट में आ चुके हैं तो हम तो रुक गए, लेकिन जो अपर बॉडी थी वो क्या कह रही थी कि नहीं हम तो मोशन में ही है, हम तो मोशन में ही रहेंगे। तो कार आगे जा रही थी, अपर बॉडी को लगा हम तो मोशन में ही है, तो ये आगे चले जाते हैं ऐसे, ठीक है, तभी ये मोशन में आ गए। और जो लोअर बॉडी थी वो तो कॉन्टेक्ट में थी, उसको पता चल गया रेस्ट पे आ गए, हम तो आगे बढ़ेंगे नहीं, तो तभी फॉरवर्ड जर्क आता है। तो ये होता है रीजन कि जर्क क्यों आ रहा है, मोशन का रेस्ट में, रेस्ट का मोशन में, मेन रीजन की यही होता है। तो अपन को इनर्शिया पूरा पता चल गया कि इनर्शिया क्या करता है, रेजिस्ट करता है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन या स्टेट ऑफ मोशन चेंज क्यों हो रहा है, और उसका रेजिस्टेंस में कुछ ना कुछ अपोज करेगा। जर्क आए जैसे यहाँ पे डायरेक्शन में चेंज होता है, जैसे अपन टर्न ले रहे होते हैं तो अपन को ऐसा लगता है कि अपन को बाहर की तरफ से एक फोर्स आ रहा है, वो हो गया। और
ट्री का एग्जाम्पल था। ये सब मेन था इनर्शिया के बारे में। तो मेनली अपन ने अब इनर्शिया का भी पढ़ लिया कि इनर्शिया क्या क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, और अपन ने न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी पढ़ लिया कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या था। अब फर्स्ट लॉ वापस देखते हैं, वापस क्या था कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। पर फोर्स वो कहना क्या चाह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहना, तो उसको डिस्टर्ब मत करो। और इनर्शिया ने भी यही कहा कि अगर रेस्ट में है तो रेस्ट पे ही रहेगा ऑब्जेक्ट, मोशन में तो मोशन में ही रहेगा, और अगर रेस्ट से मोशन में आया तो मैं ओपोज करने आ जाऊंगी। तो ये सब था। इनर्शिया और फर्स्ट लॉ रिलेटेड है कि फर्स्ट लॉ भी वही कहना चाह रहा है जो इनर्शिया कहना चाह रहा था। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, क्योंकि और साइंटिस्ट ने उसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोला था। न्यूटन ने जब कंपाइल करे अपने सारे लॉस तो उसको फर्स्ट लॉ बोला। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे पूरी बात खत्म हुई इनर्शिया, और इनको कॉम्प्रो करना पड़ा कि हम दोनों साथ में आएंगे तभी बात बनेगी जाके। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो होता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं? क्योंकि अपन ने देख लिया है पूरा कि इनर्शिया जो होता है वो रिलेटेड होता है, डायरेक्शन वायरेक्शन में चेंज हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है तभी। तो इनर्शिया का पूरा अपन ने पढ़ लिया। और इनर्शिया क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है कोई भी ऑब्जेक्ट के मोशन में।